नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति का जिक्र आता है तो जहन में सिपाही विद्रोह का इतिहास कौन जाता है। 1857 की वो एक ऐसी क्रांति थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों के बल ला दिया था। लेकिन उससे पहले भी एक बड़ी क्रांति हुई थी, हालांकि उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। कई लोग उसके बारे में जानते भी नहीं, पर मध्य प्रदेश की भूमि में अंग्रेजों के खिलाफ वो एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। गुलामी के खिलाफ वो महान क्रांति इतिहास में बुंदेला विद्रोह के नाम से दर्ज है, जो 1842 में शूरवीरों ने लड़ी। देखिए हमारी स्पेशल। 1840 से संगठन किया हुआ था राजा हृदय साय जी ने। चलते चलते 1858 तक ये क्रम चालू रहा। वो 1883 गांव की ये रियासत हुआ करती थी। 4 जिले में जागीर थे। 24,500 सेना हुई थी। वो अंग्रेज़ों ने कई बार पत्र लिखे लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, और न कहीं आज हाथ मिला लें अंग्रेज़ों से तो आपकी राज्य वापस कर दिया जाएगा। ले लिए थे क्या? हाँ, जब 1858 राजसात कर लिया, इसके बाद भी पत्र लिखा राजा लटकनजू के लिए, क्योंकि राजा हृदय साय जी के बाद उत्तराधिकारी राजा लटकनजू हुए, तो उनके लिए भी पत्र लिखा कि आप यदि पूर्वजों की तरह रहते हैं या हमसे हाथ मिलाते हैं तो आपको जागीर वापस की जाएगी। लेकिन उनने मना कर दिया कि हम अपनी मातृभूमि से कायरता नहीं करें। लेके बुंदेलखंड तक, उस समय नरसिंहपुर जिला नहीं था, जबलपुर ज़िले में था, तब उनने शुरुआत की थी। 2 बार नरसिंहपुर को ज़िला बनाया, फिर होशंगाबाद में किया, और केवल हृदय साय की वजह से ही उसको, शेर के वजह से उन्होंने नर्मदा टेरिस कह दी थी, मतलब टाइगर से टेरी, और अंग्रेज़ों ने उसको अलग किया। बुंदेलखंड तक सागर है, दमोह है, बटियागढ़ है, तेज, मतलब ये ऐसी थी कि लॉर्ड एनोबरो ब्रिटिश शासन में जो राष्ट्रपति से ज़्यादा शासन होता था, इंग्लैंड से चल के केवल हृदय साय से चिनार के जेल में मिलने को आया था, और पूछा कि भाई आपने ये किया, तो उनको जो रिहा किया था, उनकी संपत्ति जो वापस की थी, उसमें शर्त थी कि भारत की शांति के लिए उनको छोड़ा गया। फिर भी 15 साल बाद, 2.5 साल चला, 1840 से 42, फिर 1857 से 60 तक पूरा परिवार रहा, इसलिए अग्रगण्य रहे। और का शुभारंभ हुआ जिसको बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ राजा हृदय साय, राजा मर्दन सिंह और मदनपुर ढिलवार के राजा दरबार साय, डेलन साय, और उनके हृदय साय के पुत्र मेहरबान सिंह, उनके भाई गजराज सिंह, इन्होंने 1842 क्रांति का शुभारंभ किया, और मैं ऐसा मानता हूँ संपूर्ण अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। और उनके बारे में आने वाली पीढ़ी के लिए राजा हृदय साय जी की मूर्ति लगाई जा रही है। उनका जो किला है उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनका किला उस समय नष्ट कर दिया गया था। तो वीरांगना का बलिदान, देश के प्रति उनकी कुर्बानी, समाज के प्रति सेवा का उनका अपना भाव, जिसके कारण मुगल कभी उनके जीते जी, उनके रहते हुए कभी मुगल गोंडवाना की धरती पर पैर नहीं रख पाए। ये बात यहाँ के हर बच्चे के जुबान पर होना चाहिए। और हमेशा से हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं कि वो ज़मीन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जहाँ बीज अच्छी तरह से पैदा होते हैं, जहाँ ऐसे बलिदानी महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्हें साम्राज्य किया और अपने सर्वस्व निछावर। एक प्राचीन किला जिसके इर्द गिर्द घूमता है पारसमणि का मिथक। कहते हैं उस किले के पास तालाब था पारसमणि। क्या यह सिर्फ मिथक है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? कहानी एक ऐसे किले की जिसमें छिपे हैं कई रहस्य।
कहा जाता है इस किले में मौजूद तालाब पारसमणि थी, वो पारसमणि जिसके संपर्क में आने के बाद लोहे के सोने में तब्दील होने का मिथक है। कहा जाता है इस किले में अंग्रेज भी पारसमणि की खोज में आए थे। नरसिंहपुर की दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित इस किले का नाम है चौगान का किला। इस किले का संबंध रानी दुर्गावती से भी है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस किले का रहस्य। सदियों पुराने तालाब का रहस्य। तालाब में थी पारसमणि। तालाब में डूबा लोहा बनता था सोना। क्या है चौगान किले के तालाब का राज? अंग्रेज ढूंढने आए थे पारसमणि। हाथी से बंधा जंजीर बना था सोना। क्यों तोप से उड़ाया गया चौगान किला? रहस्यों और मिथकों से भरे चौगान किले में सदियों से राज छिपे हैं। कहते हैं अंग्रेजों ने भी इस किले के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। अंग्रेज भी यहां आए पारसमणि की तलाश में। नरसिंहपुर में पहाड़ियों का एक दुर्गम रास्ता तय करने के बाद चौगान किले तक पहुंचा जा सकता है। न्यूज़ 18 की टीम भी यहां पहुंची और इसके रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश की। दरअसल चौगान किले की कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। कहते हैं एक शक्तिशाली राजा संग्राम सिंह ने 52 किलों पर जीत हासिल करने के बाद ये किला बनवाया था। राजा संग्राम सिंह को यह किला बेहद पसंद था और वो यहीं रहना पसंद करते थे। 15वीं शताब्दी में राजा संग्राम सिंह ने चौगान किले का निर्माण कराया। राजा संग्राम सिंह के बेटे गणपत शाह, जिनकी शादी रानी दुर्गावती से हुई थी। यह किला बरसों तक गुप्त मंत्रणा के लिए जाना जाता रहा। इतिहास में एक महाराजा हुए हैं, महाराजा संग्राम सिंह, जिन्होंने इस चौगान के किले को निर्मित कराया था। 15वीं शताब्दी में यह किला उन्होंने लगभग 52 किलों को जीतकर इस चौगान के किले को निर्मित कराया था। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, क्योंकि वो इसी में निवास करते थे, या ये कहा जाए कि उनका राजसी जो ठौर ठिकाना था वह चौगान का किला था। और राजा संग्राम सिंह जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गणपत शाह जी का विवाह रानी दुर्गावती से कराया था। और जैसा कि आप जानते हैं, रानी दुर्गावती मंडला राजघराने से संबंधित थी। उनके विवाह के पश्चात उनकी जो पहली संतान भी संभवतः चौगान के किले में ही हुई, और इसीलिए उनकी जो अकूत संपत्ति भी थी वो चौगान के किले में ही रखते थे। गुप्त मंत्रणा के लिए भी चौगान का किला जाना जाता था। आज भी कई रहस्यों से भरा है चौगान का किला। कहा जाता है कि राजा संग्राम सिंह की अकूत संपत्ति इस किले में थी। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य है इसका तालाब, जिसके बारे में कहा जाता है इसमें पारसमणि थी। वो मणि जो लोहे को सोना बना देती थी। बड़ा रहस्यमय चौगान का किला है। मैं उस किले को देख के आया हूँ। बड़ा दुर्गम स्थान है वो, और काफ़ी बड़ा है। आज वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी वहाँ तालाब है, वहाँ पानी है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर
जो संग्राम से आए थे उन्होंने एक मणि था, पारस मणि, जब उसमें लोहे की जंजीर चलाते थे तो वो उसमें सोना बन जाता था। एक कहावत है ये, लेकिन वहाँ पर पुरातत्व विभाग को कुछ काम करना चाहिए। कहा जाता है कि अंग्रेज भी इस किले में राजा की संपत्ति और पारस मणि की तलाश में आए थे और अंग्रेजों ने ही इस किले को तोप से उड़ाया था। हकीकत जो भी हो, आज भी चौगान का किला इतिहास, रहस्य और मिथकों को समेटे अतीत की गवाही दे रहा है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। आखिर कैसी थी नर्मदा घाटी की सभ्यता? क्या नर्मदा के घाटों पर छुपे हैं अतीत के राज? क्या नर्मदा के पाषाण युग लेकर अब तक कई सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है? आखिर क्या है नर्मदा घाटी वो रहस्य? देखिए। सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक और सभ्यता थी बेहद उन्नत, जिसका नाम दिया गया है नर्मदा घाटी सभ्यता। धीरे धीरे उसकी जानकारी सामने आ रही है। कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि नर्मदा घाटी सभ्यता के रहस्य नरसिंहपुर की जमीन के नीचे भी दबे हैं। अमरकंटक से निकलकर कल कल बहती नर्मदा जब जबलपुर के भेड़ा घाट की संगमरमर पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, धुआंधार जल प्रपात से गिरती है तो नजारा मंत्र मुग्ध कर देता है। कुदरत की सुंदरता का यह अद्भुत नजारा आंखों से दिल में उतर जाता है। नर्मदा को मां कहते हैं क्योंकि वो युगों युगों से मध्य प्रदेश की धरती को जीवन देती हुई बह रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी और हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं की तरह कभी नर्मदा घाटी सभ्यता भी अस्तित्व में थी? अगर नहीं तो नर्मदा की धारा के साथ जाना होगा नरसिंहपुर। जबलपुर के बाद नर्मदा नरसिंहपुर पहुंचती है। नर्मदा के कछार के रूप में इस भूमि को कुदरत ने अनेक उपहार दिए हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच नर्मदा से सिंचित भूमि है नरसिंहपुर। पहाड़ियों और जंगलों के बीच यहाँ नर्मदा की सुंदरता कुदरत की के बारे में जो और पढ़ाई करते हैं, हड्डियाँ जैसा, ये हड्डियाँ पत्थर जैसा बनते हैं, उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तभी इसको अपन हाथी का कंफर्म कह सकते हैं कि हाथी का ही। हाँ, एक तो हाथी है। हाँ। और ये दूसरा क्या है, एक तो हिरन हो सकता है साइज के हिसाब से, या और दूसरा और कुछ अलग स्पीशीज हो सकता है इसमें। इसको ले जा कहाँ, अमेरिका ले जाने का है? नहीं, अमेरिका यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। वो गवर्नमेंट परमिशन भी नहीं देगा। तो यहाँ डेक्कन कॉलेज के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ डेक्कन कॉलेज में लेके जाएंगे पूना में, तो वहाँ बाकी सभी पढ़ाई हो गई। पहाड़, जंगल और नर्मदा से सिंचित बेहद उपजाऊ भूमि, इस क्षेत्र में वो सब कुछ है जो किसी सभ्यता के विकास के लिए जरूरी समझा जाता है। नरसिंहपुर की जमीन पर उपजे गन्ने से बना गुड़ अपनी मिठास और स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही अरहर दाल की एक खास किस्म के लिए भी इस इलाके को जाना जाता है। जी हाँ,
यहाँ ज़मीन की खासियत है, जो एशिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है जो नरसिंहपुर ज़िले में है। और यहाँ का जो गन्ने का गुणवत्ता है, इसमें हमको खाद भी नहीं डालना पड़ता, इतनी उपजाऊ ज़मीन है। और कोई कीटनाशक भी नहीं लगता, तो इसकी वजह से इसकी गुड़ की डिमांड बाहर तक है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। और इसलिए नरसिंहपुर के जो करेली क्षेत्र का गुड़ है बहुत ज़्यादा फेमस है आने। और मैं तो यहाँ पर जैविक खेती करने लगा हूँ। तो जैविक खेती में हम उसको कोई खाद डालते फर्टिलाइज़र और ना ही हम कोई कीटनाशक डालते हैं। अहिंसात्मक खेती समझ लीजिए इसको। तो इस प्रकार खेती का जो गुड़ का उत्पादन होता है, जी मेरा काम चल रहा है जैविक वाले गुड़ का, तो इसकी डिमांड इतनी है कि हमको बाजार में 2.5 गुना दाम मिलता है। लेकिन गाडरवारा का एक बड़ा क्षेत्र अभी भी परंपरागत अरहर के उत्पादन में लगा हुआ है, जिसकी समयावधि लगभग 5 से 9 महीने तक होती है। जब तक अरहर को गर्मी का सीज़न नहीं मिलता है, तब तक इसके टेस्ट में वो चीज़ डेवलप नहीं होती जिसके लिए गाडरवारा की तुअर दाल पूरे प्रदेश में विख्यात है। कुछ इसी तरह की स्थिति दाल उद्योग की है। बड़े शहरों में कम जगह, नई टेक्नोलॉजी, दाल को 1 घंटे के अंदर अरहर को दाल बनाने की प्रक्रिया में सुलझा दिया जाता है। लेकिन गाडरवारा में के दाल उद्योग अभी भी परंपरागत तकनीक चल रहे हैं। प्राचीन सभ्यता के सबूतों के अलावा नरसिंहपुर पीतल के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का पीतल उद्योग काफी पुराना है। देश के बड़े पावर प्लांट में से एक चिचली पावर प्लांट भी इस जिले में मौजूद है। यहाँ के पानी और मिट्टी की वजह से सभ्यताएं फली फूली और आज भी विकसित हो रही हैं। दरअसल यहाँ की मिट्टी का ही कमाल है कि हर फसल में एक खास जायका है। ऐसे में अगर यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अभी इस इलाके में और रिसर्च की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में मानव इतिहास और नर्मदा घाटी जैसी सभ्यता के बारे में और जानकारी सामने आ पाए। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर।